वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑसिलेशंस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग सीखना चाहेंगे फ्री ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, मेंटेन्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन, और फाइनली इसका आखिरी पॉइंट होगा हमारा रेजोनेंस ओके इन द वेव। सबसे पहला पॉइंट आपको डालना है फ्री ऑसिलेशन। अब क्वेश्चन आया कि ये फ्री ऑसिलेशन क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट इज द सेंस ऑफ द फ्री ऑसिलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करने के लिए कैपेबल है, वाइब्रेट कर सकता है, दोनों सिचुएशन की बात करते हैं, और वो अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वो ऑसिलेट कर रहा होगा, तो हम उस तरह के ऑसिलेशंस को फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। फ्री ऑसिलेशन में मेन वर्ड आपको ध्यान ये रखना है, ऑब्जेक्ट ऑसिलेट विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल कोई फैक्टर नहीं लगा होगा, ना एक रेजिस्टेंस काम करेगा उसको रोकने वाला, और ना ही सपोर्ट करने वाला कोई फोर्स होगा। खुद से जो ऑटोमेटिक उसका वाइब्रेशन होगा, जिसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, वो ऑसिलेशंस हमारे क्या बोले जाएंगे, फ्री ऑसिलेशन। यानी फ्री ऑसिलेशन के मेन वर्ड हमारा क्या रहेगा, इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन जरा लिखते हैं, लिखिए जरा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कैपेबल टू oscillate then oscillate with its own natural frequency, then these oscillations are called free oscillation, and the natural frequency given as नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। एन नॉट हमने यहां पर सिंबल इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए लिख दिया है। आप अगर एफ लिख रहे हैं तो एफ नॉट लगा देना, न्यू सिंबल देना चाहें फ्रीक्वेंसी का तो न्यू नॉट लगा दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम जो यहां पर यूज करेंगे, ये बनेगा फॉर्मूला 1/2 पाई और k बाई एम। टाइम पीरियड का अपोजिट बनेगा यहाँ पर फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड m बाई k होता था, तो यहाँ पर k बाई m होगा। ये फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी। k को आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, और m इनर्शिया फैक्टर है। इसको हम कहेंगे फोर्स कांस्टेंट और इसको हम कहेंगे इनर्शिया फैक्टर। ये तो हमारे ऑसिलेशंस, जरा इसको नोट करो, फिर आगे की बात डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें और एक दो पॉइंट्स आप जान सकते हो। ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। कैसे हम पहचानेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल तरीका, अगर कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है और उसको थोड़ा सा एक साइड डिस्प्लेस करिए और लीव कर दीजिए इजीली, फिर वो स्मूथली वाइब्रेट करेगा। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप इजीली समझ पाओगे कि हाँ वो फ्री ऑसिलेशन। जैसे सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो मीन पे होता है, उसको आप वन साइड ऐसे ले जाइए और फिर उसको फ्री कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, तो उस समय जो ऑसिलेशंस होंगे, हाँ यहाँ हम ये कंसीडर करेंगे एयर फ्रिक्शन इज निग्लेजिबल। हम उस समय क्या लेट करेंगे, एयर का जो फ्रिक्शन है वो निग्लिजिबल है, तो वो नेचुरली ऐसे अपना ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन होंगे। जैसे सितार, गिटार वगैरह जानते हैं, उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो एक साइड ऐसे स्लाइड करिए और लीव करिए, तो वो जो वाइब्रेशन होगा ऑटोमेटिक, एक बार स्लाइड करके छोड़ देना है, तो वो क्या होंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे वो स्ट्रिंग, तो उनके ये वाइब्रेशन फ्री ऑसिलेशंस हो जाएंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल, आप जैसे ट्यूनिंग फॉर्क अगर आपने सुना हो, जानते हैं ट्यूनिंग फॉर्क,
अगर नहीं जानते तो मैं आपको शो कर देता हूँ ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, कैसा होता है, इसको ज़रूर जान लीजिए। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क का भी वाइब्रेशन जो अगर हम लोग पाम पर रख करके हम उसको छोड़ दें तो वो भी नेचुरली जो है वाइब्रेट करेगा इस तरीके से। देखो इसको हम आपको रिप्रेजेंट कर दें, इस तरह बहुत से होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ईएनटी का डॉक्टर भी इसको रखता है अपने साथ। ईएनटी के जो डॉक्टर्स होते हैं, ईयर, नोज और थ्रोट के, नाक, कान और गले के, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग के तो खैर लैब में होता है ये ट्यूनिंग फॉर्क। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसकी। ये देखिए 2 लिम्ब है, इनको फॉर्क, इसको ट्यूनिंग फॉर्क, और ये 1 लिम्ब और ये 2nd लिम्ब है। इसको हम लोग ऐसे रबड़ की एक प्लेटफॉर्म मिलता है, या अपने हाथ पे भी ऐसे पटक सकते हो आप ऐसे। तो इनके इस फॉर्क्स में, इनमें प्रॉन्ग्स में, इनको प्रॉन्ग बोलते हैं, प्रॉन्ग्स में वाइब्रेशन होते हैं। तो एक बार ऐसे पटक दिया आपने तो ये काफ़ी देर तक ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये वाइब्रेशंस ही आपके नेचुरल वाइब्रेशंस या नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ होंगे, और इसके वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन होंगे। तो फ्री ऑसिलेशंस का पॉइंट समझना कि ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से वन साइड हमें डिस्प्लेस करना है, उसके बाद उसे रिलीज कर देना है। रिलीज करने के बाद उसके जो ऑसिलेशन होंगे वो कैसे होंगे? फ्री ऑसिलेशंस होंगे। ठीक है, पहले एक लाइन ये लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल उठाते हैं। तो लिखिएगा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, when any object slide one side from mean point and release it, then the oscillations are free oscillations. कुछ कंडीशंस हैं, जैसे रेजिस्टेंस नहीं काम करना चाहिए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होने चाहिए। तो हम कहेंगे हियर रेजिस्टिव फोर्स इज absent, रेजिस्टिव फोर्स इज absent। जो रेजिस्टेंस वाला फोर्स है वो नहीं काम करेगा, तभी हम उसके ऑसिलेशंस को फ्री ऑसिलेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो हम दे ही देंगे। एक तो हम कह देंगे ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सेकेंड कह सकते हो ऑसिलेशंस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सितार। सितार सुना तो होगा आपने। सितार और तबले की जो डिस्कवरी है, पता किसने की है? सितार और तबले की डिस्कवरी अमीर खुसरो ने की है। किसने की है? हाँ, अपने एटा के रहने वाले थे ये। ठीक है, और सितार बनाया किसका कॉम्बिनेशन ये बता दें, तबला और वीणा का कॉम्बिनेशन है सितार। ठीक है, वीणा हमारा क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट पहले से ही था, माँ सरस्वती वीणा वादिनी हैं। तो ये सितार के बारे में मैंने आपको एक बात बताई कि डिस्कवर कैसे हुआ। ठीक है, अब हम बात, ये 2 एग्जाम्पल बहुत है फ्री ऑसिलेशन के हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले स्टेप बात करते हैं। देखिए, अगर फ्री ऑसिलेशंस में हम लोग ग्राफिकली बात करें तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम हम लोग एक ग्राफ ट्रेस करना चाहें फ्री ऑसिलेशन का, ध्यान रखिए, तो इसके एम्पलीट्यूड कभी रिड्यूस नहीं कंसीडर होंगे। फ्री ऑसिलेशन मतलब एज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ये वर्ड भी लिख सकते हो आप लोग। जब तक लिख लो एक लाइन,
हियर एम्पलीट्यूड्स ऑफ मोशन ऑलवेज कांस्टेंट। ये फ्री वालों के साथ है, ये देखिए ये चीज एकदम फिक्स मानेंगे, लेट्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट ऑसिलेशन रहेंगे, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इन सिचुएशन में। ये और बना लो, फिर आगे का हिस्सा बढ़ाते हैं, बना लो इसको। देखिए फ्री ऑसिलेशंस के बाद हम अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन आखिर हैं क्या, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। देखिए अभी जो फ्री ऑसिलेशंस थे उसमें हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस नहीं काम कर रहा था, रेजिस्टिव फोर्स निग्लेजिबल था, तभी एम्पलीट्यूड इक्वल रहे हमेशा। लेकिन जैसे सपोज करिए हम सिंपल पेंडुलम ही ले लें, प्रैक्टिकली अगर आप सोचें और हम एयर में उसको ऐसे स्विंग करने के लिए छोड़ दें, तो क्या लगातार इक्वल एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको? आप देखेंगे धीरे धीरे एम्पलीट्यूड उसका डाउन होता जाएगा। कैसे, जरा इस तरह समझिएगा। जैसे आपने सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस किया तो फर्स्ट टाइम इतनी दूर तक ऑसिलेशन हुए, ऐसे धीरे धीरे हर ऑसिलेशन बाद उसकी थोड़ी सी एनर्जी लेस हो जाएगी। कहाँ लेस होगी? एयर के मॉलिक्यूल के साथ उसका फ्रिक्शन काम करेगा या नहीं करेगा? आप बहुत तेज चलिए तो देखिए एयर आपको लगता है रोक रही होगी, ऐसा महसूस होता है। बाइक वगैरह से चलिए, साइकिल से चलिए, तो ऐसा लगता है एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, मतलब एयर रेजिस्ट करती है। तो ये ऑसिलेशन देखिए धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डाउन होंगे। एम्पलीट्यूड डाउन होने वाली सिचुएशन ही डैम्प्ड है, ध्यान रखिएगा। और धीरे धीरे वो जो आपने सिंपल पेंडुलम एक बार स्लाइड करके छोड़ दिया था, वो फाइनली जा करके क्या करेगा? रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? यानी हम ये कह सकते हैं ऐसे ऑसिलेशंस जिनमें ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते हैं, वो ऑसिलेशंस कैसे होते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं। डिक्रीज करने वाला फैक्टर कौन होता है? रेजिस्टिव फोर्स, उसे डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। जैसे एयर फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन क्या है? डैम्पिंग फोर्स है यहां पर, ठीक है। और यहां एम्पलीट्यूड डाउन होगा, तो जब ग्राफिकली इसको शो करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह रिप्रेजेंट होगा। तो सबसे पहली बात तो आ गई डेफिनेशन इसकी, एक लाइन में तो वही पहले लिखते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे आप पहले तो, when amplitude of oscillating object gradually decreases, then such oscillations are called damped harmonic oscillations। यहां पर हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस फोर्स काम करेगा, लाइक एयर फ्रिक्शन, उसे हम डैम्पिंग फोर्स कहेंगे। हियर a resistance force acts like air friction known as damping force। इस तरह के रेजिस्टेंस फोर्स को हम लोग नाम देंगे डैम्पिंग फोर्स। यहां पर अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो एक्सपोनेंशियल कर्व होगा। कैसे? देखो, एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग ग्राफ शो करते हैं। इस तरफ टाइम ले लीजिए, सबसे पहली बार जब आपने ऑसिलेट कराया होगा तो एक सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड मिला होगा, फिर हर ऑसिलेशन के बाद आप पाएंगे ये एम्पलीट्यूड डाउन होता जा रहा है, ऐसे एम्पलीट्यूड डाउन होते जाएंगे, और फाइनली ऑब्जेक्ट जाते जाते क्या करेगा? रुक जाएगा, स्टॉप करेगा। ये जो कर्व ऐसा मिलता है, ध्यान रखिए, इस तरह वाले कर्व, इनको एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। तो यहां पर अगर डैम्पिंग के केस में हम आपसे बताएं तो हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड की सिचुएशन है ये वाली। तो यहाँ तो ये ग्राफ बना लेना है, बना लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए डैम्पिंग में हम ये कह सकते हैं कि हर एक ऑसिलेशन के बाद
एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी लॉस्ट हो रही है, ठीक है। तो एक लाइन ये लिखिए पहले, फिर एग्जांपल लेते हैं। तो हम कहेंगे हियर एनर्जी लॉस्ट इन ईच ऑसिलेशन ड्यू टू कोलिजन ऑफ बॉब। मैंने सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट बता दिया, बॉब ड्यू टू कोलिजन ऑफ बॉब विद एयर पार्टिकल्स। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, एक कोई लड़की झूला झूल रही है ना, ऐसा एग्जाम्पल लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ स्विंग इन एयर। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, सिंपल पेंडुलम इन फ्लूइड। सिंपल पेंडुलम लिया और किसी फ्लूइड में हमने इसको ऑसिलेट करा दिया, इन अ फ्लूइड। ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। इतना करो, फिर हम अगले स्टेप पे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, इसका नाम है मेंटेन्ड ऑसिलेशन। मेंटेन वर्ड जैसे होता है ना, आपने मेंटेन मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंटेन करे रखना, या ऐसा कह सकते हो कि वेरिएशन को रोक लेना। तो अभी हम बात कर रहे थे जो डैम्ड हमारा था, डैम्पिंग वाला, उसमें हमने देखा था हर ऑसिलेशन पे एनर्जी लूज हो रही है, तभी तो एम्पलीट्यूड डाउन हो रहा है। एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डाउन होने का कॉन्सेप्ट में है क्या, पीछे लॉजिक क्या है, एनर्जी लॉस होना। तो अगर हम बाय द वे बाहर से कहीं से उसी सिंपल पेंडुलम को, या जो ऑब्जेक्ट हमारा डैम्ड ऑसिलेशन कर रहा है, उसको उतनी एनर्जी हर ऑसिलेशन पे सप्लाई कर दें जितनी उसने लॉस की है। अगर सपोज करो ईच ऑसिलेशन में 1 जूल लॉस हो रहा है, तो आउटसाइड से उसको 1 जूल एनर्जी दे दो, तो वो कंटिन्यूअस मोशन मेंटेन नहीं बने रहेंगे, बताओ, फिर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि हम सप्लाई बाहर से करके मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम मेंटेन्ड पड़ेगा। जैसे पेंडुलम क्लॉक तो आपने देखी होगी, पेंडुलम क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, ऑसिलेशन करके आया, लौट के एक बार सेल ने उसको एनर्जी दे दी, इंजेक्ट कर दी, फिर उतना ही लंबा चला गया, फिर वापस आ गया। अगर एनर्जी नहीं इंजेक्ट की जाएगी तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डाउन होते जाएंगे और क्लॉक बंद हो जाएगी। तो पेंडुलम क्लॉक के पेंडुलम को एनर्जी सप्लाई होती है बाहर से कि नहीं, बताओ, सेल जो लगा होता है बैटरी में, तो वो हमारा इस तरह के जो ऑसिलेशन है जिनमें एनर्जी आउटसाइड से सप्लाई हो और उतनी हो उसी रेट में जिस रेट में वो लूज कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे मेंटेन्ड ऑसिलेशन। क्लियर है बात, यानी एम्पलीट्यूड को मेंटेन बनाए रखा गया, मोशन को मेंटेन बनाए रखा गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में लिखिए, व्हेन एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम आउटसोर्स, या आउटसाइड कह सकते हो, व्हेन एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड कंटिन्यूअसली टू द oscillating object at the same rate at which it loses, it lost in each oscillation. Then amplitude maintained constant, so these oscillations are called maintained oscillation. एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ऑफ पेंडुलम क्लॉक। ऐसे एक आता है इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक के हेल्प से
मेंटेन बनाए रखा जाता है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। आप चाहें कि एग्जाम्पल और लिख लें, इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड, इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड ट्यूनिंग फॉर्क, ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर अगले स्टेप पे उठते हैं। देखिए अब हम एक अगले पॉइंट पे बात करेंगे, इसका नाम है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन को हम लोग ड्राइव इन ऑसिलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बात करेंगे अंदर टॉपिक के। देखिए फोर्स्ड ऑसिलेशन में होता क्या है, आप आर्टिकल डाल दीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम लोग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ध्यान रखिएगा फोर्स हमारा कैसा होगा, पीरियोडिक यानी फ्रीक्वेंसी वाला फोर्स होगा। अगर किसी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाइड है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे, ना कि अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो उस तरह के जो वाइब्रेशंस होंगे उनको हम बोलेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक। जैसे एक थोड़ा एग्जांपल समझ लो, एक लड़की स्विंग पे ऐसे झूल रही है, अचानक पीछे से किसी ने आकर के बहुत तेजी से फोर्स अप्लाई कर दिया उस पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी कि नहीं बताओ। और उस समय वो जो स्विंग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी नेचुरल थी वो चेंज होकर के किसके इक्वल हो गई, फोर्स के जो आपने अप्लाई किया बाहर से। तो इस समय जो ऑसिलेशन अब बने वो क्या बोले जाएंगे, फोर्स्ड हार्मोनिक। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट करे और उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे, तो हम उसके वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे, फोर्स्ड। ओके, और जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसे ड्राइवर कहा जाएगा। क्या कहेगा, भाई ड्राइव कर रहा है, उसको मूव करा रहा कि नहीं करा रहा, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, ड्राइवर। और जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसको ड्राइवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसीलिए ये ऑसिलेशंस ड्राइवन ऑसिलेशन बोले जाएंगे। क्लियर बात, तो लिखिए जरा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट oscillates under influence of any external periodic force, then such vibrations are, या ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन जो लिखना चाहें, such oscillations या vibrations are called forced oscillation। अगर ऑसिलेशन कह रहे हैं तो ऑसिलेशन लिखे, वाइब्रेशन कह रहे हैं तो वाइब्रेशन लिखते हैं। Here the frequency is frequency of force, not natural frequency of object। मतलब यहां जो ऑब्जेक्ट की अब जो फ्रीक्वेंसी कंसीडर की जाएगी वो किसकी फ्रीक्वेंसी ली जाएगी, फोर्स की, ना कि उसकी नेचुरल खत्म हो गई उसकी। द फोर्स, या ये जो फोर्स अप्लाई किया, ध्यान रखिएगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड ड्राइवर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ड्राइवन। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ड्राइवन। हेंस ऑसिलेशंस आर ड्राइवन ऑसिलेशन। नोट कर लीजिए इसको। देखिए फोर्स का हम एक एग्जांपल ले लें, इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं, जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसको वाइब्रेट करा करके अगर साउंड बॉक्स के ऊपर रखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है साउंड बॉक्स, आपके यहाँ प्रैक्टिकल है, तो एक लाउड साउंड सुनाई पड़ती है। वो इसी वजह से क्योंकि जो बॉक्स है उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और तुमने उस पर रख दिया क्या, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करते हुए, और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है वाइब्रेशंस हैं, ये फोर्स अप्लाई करेंगे जाके उस पर।
तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा, फोर्स का काम करेगा, इससे साउंड एक लाउड साउंड आती है। तो ये एग्जांपल बनता है किसका, फोर्स्ड ऑसिलेशन का। या आप ऐसे समझ लो, जो हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सपोज करिए जैसे आपका तबला ही है एग्जांपल में, तबले में है क्या, अंदर एयर है कि नहीं बताओ, ऊपर से क्या है, मेम्ब्रेन है, उसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन जैसे आप थपाक, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी पुट द प्रेशर, फोर्स, तो इससे एक साउंड बनता कि नहीं बनता बताओ। तो यहाँ जो वाइब्रेशन है वो किसके अंडर हुए, इस फोर्स के अंडर हुए। तो इसके वाइब्रेशंस कैसे हो गए मेम्ब्रेन के, फोर्स्ड। कैसे हो गए, जहां भी बहुत जगह ऐसा होता है कि जहां पर पहले से कोई कॉलम है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनमें अंदर एयर कॉलम होता है, ऊपर स्ट्रिंग बंधी होती है, उसको मूव कराते हैं तो उनमें वाइब्रेशन अंदर पहुंचते हैं, वो साउंड बाहर निकालते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल बनते हैं, फोर्स्ड के। तो एग्जाम्पल में लिख लो फिलहाल एक, व्हेन वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, vibrating tuning fork placed over sound box, then a loud sound heard. This is due to forced oscillation. नोट करिए, फिर रेजोनेंस की बात करेंगे, नोट कर लो इसको। फाइनल डिस्कशन गोज टू द रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस या रेजोनेंस ऑसिलेशन भी कह सकते हैं आप, क्या है इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ रेजोनेंस ऑसिलेशन से हमारा मतलब यह है कि जो फोर्स्ड ऑसिलेशन थे, मैंने उन्हें बोला था कि हम लोग एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेचुरली वाइब्रेट कर रहा था पहले से। होता क्या उस समय बता दें आपको जानकारी के लिए, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे, उस पर एक हम पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर दें, तो फोर्स ट्राई करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हो, और ऑब्जेक्ट कोशिश करता है कि वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे। इनिशियली दोनों में कंपटीशन होता है, लेकिन फाइनली जीतता कौन है, अप्लाइड फोर्स, यानी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करना है फोर्स की फ्रीक्वेंसी से। ये था फोर्स्ड में। लेकिन कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की है उसी फ्रीक्वेंसी का फोर्स भी अप्लाई कर दिया जाए, तो कोई कंपटीशन की वैल्यू बची बताइए। जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन फोर्स मिल गया उसको, तो यानी कि वो ट्यूनिंग मैच हो गई। क्या बोलेंगे उसको, ट्यूनिंग मैच होना। ऐसी सिचुएशन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं वो लार्ज स्केल पे आ जाते हैं, मैक्सिमाइज्ड हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये मैक्सिमाइज एम्पलीट्यूड हो जाना ही रेजोनेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम हो जाना। फिर एक बार सुनिए, रेजोनेंस का यहाँ पर फिजिक्स में क्या सेंस है, केमिस्ट्री में थोड़ा अलग तरह से बताते हैं। वो रेजोनेंस इन द बेंजीन रिंग वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। यहाँ मैं फिर आपसे बात करता हूँ, रेजोनेंस का सेंस क्या है हमारा। हम कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करता हुआ पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए जब, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस बिकम्स मैक्सिमम। दिस सिचुएशन इज नोन एज रेजोनेंस। दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। कौन सी कंडीशन, टू गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, देयर आर 3 काइंड ऑफ रेजोनेंस। एक होता है हमारा मैकेनिकल, एक होता है साउंड, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इतना लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा, when frequency of applied periodic force, when frequency of applied periodic force becomes equal to natural frequency of object, natural frequency of object, then amplitude of vibration
देन एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन, मैं यहाँ वाइब्रेशन वर्ड यूज कर दे रहा हूँ, आप ऑसिलेशन लिख सकते हैं, जो भी मतलब लिखना चाहे, दोनों का सेंस एक जैसा है। एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशंस बिकम्स मैक्सिमम, such condition is known as resonance. There are 3 types. एग्जाम्पल इसी में आ जाएंगे टाइप्स के अंदर ही। रेजोनेंस के 3 टाइप्स है। फर्स्ट पॉइंट डालें मैकेनिकल रेजोनेंस। पहले हम इसी का थोड़ा सा डिटेल बोलेंगे। मैकेनिकल रेजोनेंस के अंदर हम ये कहेंगे कि जब आर्मी मार्च पास्ट करती हुई किसी ब्रिज के पास पहुंचती है तो वो अपनी मार्च पास्ट रोक देती है। लॉजिक क्या है कि जो फुट फोर्स हैं आर्मी पर्सन्स के, उनकी फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी तो ब्रिज के ब्रोक होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये कंडीशन होती क्या? मैकेनिकल रेजोनेंस। यानी अगर आर्मी वाले मार्च पास्ट करते हुए, मार्च पास्ट समझते हो ना, एक साथ पैर पटकते हैं, आगे पीछे हाथ पैर करते हैं, तो वो सिचुएशन, तो एक साथ जब पूरा 100-200 लोगों की टोली का एक साथ पैर पड़ेगा तो वो अप्लाइड फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पुल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो जो पुल के वाइब्रेशंस पहले हल्के फुल्के रहे होंगे, आप देखिए घर के बगल से बहुत हैवी ट्रक गुजरे तो आपका घर वाइब्रेट करता है, महसूस होता है, वाइब्रेशन होता कि नहीं होता है? तो वो होता क्या? फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है, इसलिए वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। हर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है वो अलग बात है। इतनी कम फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि आपको फील ना हो रहा हो, ठीक है, लेकिन जब कभी जैसे बहुत तेज साउंड बजाइए आप डीजे वगैरह, तो आसपास की चीज़ें महसूस होती हैं, वाइब्रेट हो रही हैं, वहाँ भी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो साउंड रेजोनेंस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? साउंड से फ्रीक्वेंसी मैचिंग, मतलब साउंड रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब एक एक्सपेरिमेंट है आपके यहाँ, वो साउंड रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। साउंड बॉक्स अभी पीछे बता रहा था मैं, वो साउंड रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। और यहाँ मैं मैकेनिकल बता रहा हूँ तो ब्रिज वाला रहेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे व्हेन आर्मी पर्सन्स, या आर्मी कह सकते हो, व्हेन मार्च पास्ट ऑफ आर्मी, ये बेटर रहेगा। व्हेन मार्च पास्ट ऑफ आर्मी गोज टू द ब्रिज, इट स्टॉप्ड, इसको रुका दिया जाता है, इट स्टॉप्ड, बिकॉज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ foot force of soldiers becomes equal to natural frequency of bridge, then bridge may ब्रोकन। ये नोट कर लीजिए इसका एग्जाम्पल। सेकेंड टाइप हमारा साउंड रेजोनेंस है। इसमें एग्जाम्पल बस शॉर्ट में लिख देना। एक तो रेजोनेंस ट्यूब होती है, क्या होती है? रेजोनेंस ट्यूब, इसका एग्जाम्पल रहेगा रेजोनेंस ट्यूब। साउंड बॉक्स भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो? साउंड बॉक्स। ये सब साउंड रेजोनेंस के एग्जाम्पल में आएंगे। एक नेक्स्ट डालेंगे, उसका नाम डाल लीजिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। अब जरा इस पे बात कर लेते हैं, ये थोड़ा जरूरी है आपके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस का हमारा यहाँ पर सेंस है, ध्यान रखिएगा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है समझना जरा। डिटेल इसका 12th में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे देखो, आपको जानकारी के लिए बता दें, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं हमारे यहाँ,
हम लोग किसी पर्टिकुलर रेडियो चैनल को अपने रेडियो सेट पे मैच करा देते हैं फ्रीक्वेंसी, तो उसी की तो सिग्नल सुनाई पड़ते हैं कि नहीं, बताओ। जैसे सपोज करिए किसी पर्टिकुलर चैनल की जो फ्रीक्वेंसी एक्स है, अगर वही फ्रीक्वेंसी हमने अपने रेडियो सेट में लगा दी तो हमें उसी चैनल के पूरे प्रोग्राम सुनाई पड़ते हैं कि नहीं, बताइए। तो यहाँ पर इस तरह का जो रेजोनेंस है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग, ये ट्यून ऑन वर्ड इसी से मिला है, ट्यून ऑन, ठीक है। AIR FM रेडियो, ऐसे म्यूजिक भी आता, गाना आता, उसका ऐड आता है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी के इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है रेजोनेंस का, पहले उसको समझ लीजिए थोड़ा। जो ट्यूनिंग के अंदर यूज होता है, 1/, के ऊपर रूट ना लगाएं, अच्छा ऐसे कर दें, अलग कर दें इसका रूट, ये नीचे रहता है एक्चुअल में, ऐसे। देखिए ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। यहाँ आपके लिए अभी ये 2 फैक्टर अननोन है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जान लीजिए। इसको इंडक्टर बोलते हैं या इंडक्टेंस कहते हैं, और ये कैपेसिटेंस होता है। ये क्या है थोड़ा जान लीजिए 1 मिनट में केवल। जैसे रेजिस्टेंस तो आप जानते होंगे, 10th में पढ़ा होगा, R। ऐसे ही 2 फैक्टर्स और हैं जो आगे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस जैसे ही इंडक्टेंस होता है, यानी कॉइल बोलते हैं इसको, और कैपेसिटेंस यानी जो कंडेंसर बल्ब उसमें यूज होता है, फैन में आपने सुना होगा कंडेंसर, उसी को हम C बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको, ठीक है। ये दोनों ही यूज किए गए होते हैं, कॉइल एक यूज होती है और एक कैपेसिटर यूज होता है। इन दोनों को मिला के जो सर्किट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टैंक सर्किट या ट्यून्ड सर्किट। क्या बोलते हैं? ट्यून्ड या टैंक सर्किट। तो इनमें से अगर वेरिएशन कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं। जैसे सपोज करिए हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, 92.7 मेगाहर्ट्ज, आपने सुना होगा, ये बिग एफएम की फ्रीक्वेंसी है। किसकी है? बिग एफएम की। यानी अगर इस चैनल वालों के जो प्रोग्राम सुनने हैं मुझे, तो हमें अपने चैनल में, अपने जो रेडियो है, मोबाइल है, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करनी पड़ेगी? 92.7, तभी तो उनके गाना बजेंगे। बोलो, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क पे गाना बज रहा था। तो कहने का मतलब ये बिग एफएम का हमने मैच करा लिया, फिर किसी और चैनल का नहीं सुनाई पड़ेंगे। क्यों नहीं सुनाई पड़ेंगे? लॉजिक क्या है, सुनिए। इस चैनल का जो ट्रांसमिशन बैंड है वो इतना है, वो इस फ्रीक्वेंसी से अपने प्रोग्राम रेडिएट कर रहे हैं पूरे स्पेस में। हमारे इस रूम में हजारों चैनल प्रेजेंट हैं, मैच करने पर है ना, किसका हमने मैच कराया है, ट्यूनिंग किसके साथ सेट की है। अब जिस फ्रीक्वेंसी से वहां से ट्रांसमिशन हो रहा है, वही फ्रीक्वेंसी का रिसीवर यहां अगर हमने सेट कर लिया अपना, तो उसके जो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे, यानी साउंड लाउड हो जाएगी हमारे स्पीकर पे और हमें सुनाई पड़ेगा। बोलो भाई, एम्पलीट्यूड बड़ा ही करना है तो हमारा काम। एम्पलीफायर सुना? एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या करता है? वैल्यू को बढ़ा देता है। एम्पलीफायर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो साउंड को लाउड कर देता है, तो वो मैक्सिमाइज हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम कहेंगे व्हेन द सिग्नल या व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो सेट मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटिंग सेंटर, then the amplitude of sound becomes maximized. ओके, तो इसके अंदर लिख लीजिए, ये फॉर्मूला जरूरी है, आप जान लो कम से कम, इसी से आपके लिए सफिशिएंट इंट्रोडक्शन। तो हम कहेंगे when frequency of a radio set is matched with frequency of transmitting signals of any station, then amplitude of sound of that signal becomes maximized. And we can able to hear, the program
ऐसा नहीं कि रेडियो के साथ ही ये सेटअप है, यही सेम पैटर्न होता है टेलीविज़न के साथ। टेलीविज़न में दो तरह के सिग्नल एक साथ आते हैं, साउंड सिग्नल और विजुअल सिग्नल। साउंड सिग्नल रेडियो वाले सेट के बिल्कुल एडजस्टमेंट में चलते हैं, और जो विजुअल सिग्नल उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होती हैं। कभी कभी किसी किसी टेलीविजन में सुनिए, आपने देखा होगा प्रोग्राम आ रहा होगा, साउंड नहीं आ रही होगी, कभी कभी साउंड सुनाई पड़ती है, विजिबिलिटी नहीं दिख रही होती है, ऐसे कभी कभी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। तो उसका लॉजिक क्या है कि साउंड वाला अगर मैच हो रहा है तो साउंड सुनाई पड़ेगी, विजिबिलिटी नहीं मैच हो रही, फ्रीक्वेंसी तो नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। दोनों सेट होते हैं तो एक साथ दोनों चीज़ें दिखती हैं। चलिए, ये रेजोनेंस का काम पूरा हो गया हमारा, और यहाँ से हम लोग ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे वेव्स पे बात करेंगे। नमस्कार।